आज की इस गहराई से चर्चा में हम कुछ ऐसे दिलचस्प नोट्स और विचारों को खंगालने वाले हैं जो सीधे हमारे समाज की उस मानसिकता पर चोट करते हैं जिसे मतलब बचपन से ही एक परम सत्य मानकर जिया जाता है। सही कहा आपने। ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन पर हम कभी सवाल नहीं उठाते। बिल्कुल। इन नोट्स को पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि कैसे हमारे व्यक्तिगत फैसले, हमारे अपने सपने और यहाँ तक कि हमारी अपनी जो एक पहचान होती है वो अनजाने में ही समाज के बनाए हुए कुछ बहुत कड़े नियमों से बंधी होती है। और वो नियम इतने अदृश्य होते हैं कि हमें लगता है हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा पूरा फोकस दो बहुत ही गहरे और आपस में जुड़े हुए विषयों पर है। पहला है फेलियर यानी असफलता, जिसका नाम सुनते ही मतलब अक्सर लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हाँ, फेलियर का डर तो हमारे समाज में बहुत गहराई तक बसा हुआ है ना। और दूसरा विषय है इंडिविजुअलिटी यानी भीड़ से अलग अपनी एक व्यक्तिगत पहचान बनाना। इन दोनों ही चीजों को हमारा समाज किस नजर से देखता है और इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है, आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से समस्याओं की बात नहीं करते, बल्कि उस कलेक्टिव साइकोलॉजी या कहें सामूहिक मनोविज्ञान की तह तक जाते हैं जो इस डर को पैदा करता है। जड़ तक जाना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि जब हम एक समाज के रूप में रहते हैं ना, तो कुछ अलिखित नियम बन जाते हैं। ये चर्चा इस बात को खोलती है कि कैसे वो नियम एक इंसान को पूरी तरह से रोक सकते हैं, उसे एक सुरक्षित लेकिन एकदम नीरस जीवन जीने पर मजबूर कर सकते हैं। एक रोबोटिक लाइफ जहां कुछ नया नहीं होता। बहुत ही ताज़ा और आज़ाद करने वाला नजरिया भी दिया गया है जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने का एक रास्ता दिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पहले विषय पर आते हैं, असफलता का डर। इन नोट्स में कुछ बहुत ही रोजमर्रा के लेकिन चुभने वाले उदाहरण दिए गए हैं, जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो जाना या किसी नए बिजनेस में पैसे डूब जाना, या फिर करियर में वो मुकाम हासिल न कर पाना जिसकी परिवार उम्मीद कर रहा था। हाँ। और अब अगर इसे बिल्कुल तर्क के तराजू पर तोला जाए तो दुनिया के किसी भी हिस्से में ये जीवन के बहुत ही सामान्य पड़ाव हैं। मतलब गलतियां तो इंसान ही करेगा ना। बिल्कुल, ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन इन नोट्स को पढ़ते हुए एक बात बहुत जोर दे के सामने आती है कि भारत जैसे समाज में फेल होना सिर्फ एक गलती या एक घटना नहीं है। ये रातों रात एक सोशल एम्बैरेसमेंट, एक बहुत बड़ी सामाजिक शर्मिंदगी का रूप ले लेती है। इंसान को ऐसा महसूस कराया जाता है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। यही वो बिंदु है जहां मनोविज्ञान और समाजशास्त्र आपस में टकराते हैं। अगर हम दुनिया की कुछ अन्य संस्कृतियों को देखें, खासकर उन जगहों पर जहां इनोवेशन को बहुत बढ़ावा दिया जाता है, वहां असफलता को सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। मतलब एक तरह से स्टेपिंग स्टोन माना जाता है सफलता का। वहां के लोग मानते हैं कि अगर कोई फेल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो बस सेफ खेल रहा है। जो कि अपने आप में एक हार है। बिल्कुल। लेकिन जब हम अपने समाज की बात करते हैं तो हमारे नोट्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यहाँ फेलियर सीधे तौर पर शेम और पब्लिक जजमेंट से जुड़ जाता है। असफलता को एक अनुभव के तौर पर देखने के बजाय उसे उस व्यक्ति के कैरेक्टर, उसकी काबिलियत और उसकी पूरी जिंदगी की कीमत तय करने वाले एक ठप्पे की तरह देखा जाने लगता है। एक थप्पा जो जिंदगी भर साथ चलता है। और इसका दबाव कितना भयानक होता है ये हम सब अपने आसपास देखते ही हैं। इन नोट्स में इस डर के पीछे के दो मुख्य कारणों का बहुत ही सटीक विश्लेषण किया गया है। और वो कारण हमारी परवरिश से जुड़े हैं। हाँ, पहला कारण जो सामने आता है वो है सोशल रेपुटेशन या पारिवारिक प्रतिष्ठा। हमारे यहाँ व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा एक परिवार का, एक खानदान का हिस्सा होता है। अगर कोई इंसान किसी परीक्षा में या अपने किसी फैसले में फेल होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो अपने कमरे में बैठकर निराश है। वो निराशा पूरे घर में फैल जाती है। बिल्कुल। अचानक से पूरे परिवार को ये लगने लगता है कि समाज के सामने उनकी प्रतिष्ठा कम हो गई है। असफलता एक व्यक्तिगत अनुभव न रहकर पूरी फैमिली के लिए एक शर्मिंदगी का विषय बन जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ है वो दूसरा सबसे बड़ा कारण, जो मैं कहूंगा कि शायद पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। नोट्स में इसे कंपैरिजन कल्चर कहा गया है, यानी हर बात में तुलना करने की वो संस्कृति जिसने समाज को एक अदृश्य रेस ट्रैक बना दिया है। वो टिपिकल शर्मा जी का बेटा वाला सिंड्रोम। बिल्कुल वही। बचपन से इंसान को ये सिखाया जाता है कि उसकी सफलता तभी मायने रखती है जो वो किसी और से बेहतर हो। शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है, वर्मा जी की बेटी को कौन सी नौकरी मिली,
ये तुलना इतनी गहरी और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है कि इसके कारण इंसान कभी अपनी रेस दौड़ ही नहीं पाता। वो हमेशा दूसरों के ट्रैक पर दौड़ रहा होता है। हाँ, और जब समाज हर समय एक व्यक्ति को दूसरों के पैमाने पर तौल रहा हो, तो एक छोटी सी असफलता भी उसे ऐसा महसूस कराती है जैसे वो सबके सामने कटघरे में खड़ा है और हर कोई उस पर हंस रहा है। पब्लिक जजमेंट का ये जो डर है ना, ये किसी भी इंसान को अंदर से तोड़ देने के लिए काफी है। सही बात है। और इस लगातार होने वाले पब्लिक जजमेंट का एक बहुत ही बड़ा हिडन कॉस्ट है। एक ऐसा नुकसान जो मतलब किसी बैलेंस शीट में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रहा है। एक तरह का साइकोलॉजिकल टैक्स जो हम सब चुका रहे हैं। एग्जैक्टली। इन नोट्स के अनुसार इस सामाजिक शर्मिंदगी और आलोचना के डर के कारण लोग धीरे धीरे एक्सपेरिमेंटेशन और इनोवेशन से पूरी तरह बचने लगते हैं। वे कुछ भी नया या कुछ भी अलग आजमाने से कतराते हैं, क्योंकि नया आजमाने में फेल होने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। हाँ, और इसीलिए वे सेफ चॉइसेस की तरफ भागते हैं, ऐसे करियर्स, ऐसे रास्ते जो सोशली अप्रूव्ड हों। इसका सीधा सा परिणाम ये होता है कि कितने ही प्रतिभाशाली लोग जिनके पास कुछ बहुत अद्भुत करने का विजन हो सकता है, वे अपने रिस्की सपनों को बीच में ही छोड़ देते हैं। वो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। वे एक ऐसा जीवन चुन लेते हैं जो स्टेबल तो है, जिसमें हर महीने के अंत में एक सुरक्षित सैलरी चेक तो आ जाता है, लेकिन उस जीवन से एक्साइटमेंट और क्रिएटिविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ये एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई है। जब डर हावी होता है तो इंसान जीने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बचने के लिए फैसले लेता है। सुरक्षित रास्ता चुनना उस डर का सीधा परिणाम है जो समाज ने असफलता के चारों ओर इतनी चतुराई से बुन दिया है। मतलब इंसान बस सरवाइव कर रहा है, जी नहीं रहा। बिल्कुल। लोग अपनी असली क्षमता को इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उन्हें वो पहला कदम उठाने से ही खौफ आता है, जहां फेल होने की थोड़ी सी भी गुंजाइश हो। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये बात सिर्फ करियर या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। ये मानसिकता इंसान के पूरे अस्तित्व को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। हर छोटे बड़े फैसले को प्रभावित करती है। हाँ, और यहीं से इन नोट्स का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प पहलू जुड़ता है, इंडिविजुअलिटी, यानी अपनी एक अलग व्यक्तिगत पहचान का होना। ये वाला हिस्सा पढ़ते हुए तो मैं सोच रही थी कि ये नोट्स बिल्कुल सही नस पर हाथ रख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति उस सुरक्षित रास्ते को छोड़कर भीड़ से अलग सोचने का फैसला करता है तो क्या होता है? तब समाज का एक अलग ही रूप सामने आता है। बिल्कुल। मान लीजिए कोई अपनी अलग लाइफ चॉइसेस करता है या फिर पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और मान्यताओं पर सवाल उठाने की जरूरत करता है, तो समाज का रवैया उसके प्रति तुरंत कैसे बदल जाता है? नोट्स बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति को समझने की कोशिश करने के बजाय उसे तुरंत कुछ बहुत ही भारी भरकम लेबल दे दिए जाते हैं। उसे बागी या रिबेलियस घोषित कर दिया जाता है। हाँ, उसे एरोगेंट, डिसोबीडियंट और यहाँ तक कि स्वार्थी कह दिया जाता है। उसे इस तरह से देखा जाता है मानो भीड़ से अलग चलना या अपनी खुद की कोई राय रखना ही अपने आप में कोई बहुत बड़ा पाप हो। लेकिन एक बात सोचने वाली है, क्या समाज का ये डर पूरी तरह से निराधार है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आखिर ऐसे क्यों है कि समाज को एक अलग सोचने वाले इंसान से इतना ज्यादा खतरा महसूस होता है? मैं कहूंगा कि ये बहुत ही शानदार सवाल है और नोट्स इसके ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक कारणों की बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इन लेबल्स के पीछे की मानसिकता ये कोई रातों रात नहीं बनी है। इसके पीछे सदियों का इतिहास है। बिल्कुल। भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से कलेक्टिव कल्चर रहा है। सदियों से यहाँ हार्मनी और कन्फॉर्मिटी को सबसे ऊपर रखा गया है। एक सामूहिक संस्कृति में ये माना जाता है कि अगर सब मिलकर एक ही दिशा में चलें, एक ही तरह से सोचें, तो समाज सुरक्षित रहता है, बाहरी खतरों से बचा रहता है। हाँ, और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक तरह की स्टेबिलिटी या स्थिरता चाहिए होती है। मतलब अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो समाज को मशीन के उन पुर्जों की जरूरत होती है जो बिना शोर किए बस अपना काम करते रहें। एग्जैक्टली, बिना किसी शोर शराबे के। और दूसरी तरफ जो ये इंडिविजुअलिटी है वो हमेशा बदलाव लेकर आती है। बदलाव का मतलब ही है पुरानी चीजों का टूटना और नई चीजों का बनना। और बदलाव से लोग हमेशा डरते हैं। ये सही उस पुराने ढर्रे को चुनौती दे रहा होता है। इसलिए जो भी व्यक्ति समाज द्वारा स्थापित उन सदियों पुराने नियमों से अलग जाने की कोशिश करता है, उसे समाज की उस शांति और हार्मनी के लिए एक बहुत बड़े थ्रेट या खतरे के रूप में देखा जाने लगता है। समाज को लगता है कि उनका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, समाज को ये गहरा डर सताता है कि अगर सब अपनी मर्जी करने लगें, अपनी इंडिविजुअलिटी को सबसे ऊपर रखने लगें, तो ये पूरा स्थापित ढांचा ही चरमरा जाएगा।
इसीलिए उस खतरे को शुरुआत में ही दबाने के लिए अलग सोचने वालों को बागी या अहंकारी जैसे शब्दों से डराया जाता है, ताकि बाकी लोग वैसी हिम्मत न कर सकें। बिल्कुल, ये एक तरह का डेटरेंट है। लेकिन इस बाहरी दबाव और समाज की स्थिरता को बनाए रखने की भारी कीमत कौन चुकाता है? वो अकेला इंसान। इन नोट्स का ये हिस्सा बहुत ही भावुक कर देने वाला है, जहां इंसान के अंदर चलने वाले उस इनर स्ट्रगल की बात की गई है। वो अंदरूनी जंग जो इंसान हर रोज लड़ता है। हाँ, एक तरफ इंसान की अपनी इनर वॉइस है, उसकी अपनी अंतरात्मा की आवाज, उसके अपने सपने हैं, और दूसरी तरफ समाज की भारी भरकम एक्सपेक्टेशंस है। इन दोनों के बीच एक भयानक आंतरिक जंग शुरू हो जाती है। समाज को खुश करने के चक्कर में, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयास में इंसान अक्सर खुद से ही बहुत दूर हो जाता है। वो खुद को ही भूल जाता है। बिल्कुल, आलोचना के डर से या फिर स्वार्थी और बागी कहलाए जाने के खौफ से लोग अपनी असली पर्सनालिटी को गहराई में कहीं दफन कर देते हैं। वे एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हैं जो समाज को पसंद हो, और वही जीवन जीने लगते हैं जो उनसे उम्मीद की जाती है। ये तो एक तरह से जीते जी खुद को मिटा देना हुआ। और यही वो सबसे बड़ी त्रासदी है जिसके बारे में ये नोट्स हमें आगाह कर रहे हैं। यह आंतरिक संघर्ष ही वो बिंदु है जहाँ एक व्यक्ति का जीवन सिर्फ दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का एक नाटक बनकर रह जाता है। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो किसी और ने लिखी है। बिल्कुल, जब समाज की ये कन्फॉर्मिटी किसी की इंडिविजुअलिटी पर पूरी तरह से हावी हो जाती है तो इंसान जीना छोड़ देता है। वो बस अपना अस्तित्व बनाए रखना सीखता है। उसकी सारी ऊर्जा बस इस बात में खर्च हो जाती है कि कोई उस पर उंगली न उठाए, बस किसी तरह सर्वाइव कर ले। हाँ, और यहीं पर इन नोट्स का तीसरा हिस्सा एक बहुत ही अलग, एक बहुत ही गहरी और ताज़ा रोशनी डालता है। सच कहूं तो ये मेरा इस पूरी चर्चा का सबसे पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि यहाँ नोट्स ओशो के दृष्टिकोण को सामने लाते हैं, जो इस पूरी घुटन भरी बहस को एक बिल्कुल नए सांचे में ढाल देता है। एक बहुत ही रैडिकल नजरिया है। बिल्कुल, ये हिस्सा ऐसा है जैसे किसी ने एक बंद कमरे की खिड़की अचानक खोल दी हो और ताज़ी हवा अंदर आ गई हो। ओशो के दर्शन के अनुसार जीवन कोई बंधी बंधाई किताब नहीं है जिसके पन्ने पहले से लिखे जा चुके हों, बल्कि जीवन एक एक्सपेरिमेंट है, एक महाप्रयोग है। और कोई भी प्रयोग पहले से तय नहीं होता। सही बात है। और इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान उस जीवन का, उस अस्तित्व का एक यूनिक एक्सप्रेशन है। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। प्रकृति किसी की भी कॉपी नहीं बनाती। हर कोई बिल्कुल अलग है। और यही प्रकृति की सुंदरता है। इस दर्शन की गहराई में जाएं तो ये स्पष्ट होता है कि यदि कोई समाज हर किसी को एक जैसा बनाना चाहता है, हर किसी को एक ही सांचे में डालना चाहता है, तो वो वास्तव में प्रकृति के नियमों के ही खिलाफ जा रहा है। वो इंसानियत के मूल स्वभाव को ही खत्म कर रहा है। बिल्कुल, वो इंसान की उस इंडिविजुअलिटी को पूरी तरह से नष्ट कर रहा है जो उसे जन्म से मिली है। ओशो का नजरिया ये समझाता है कि असली क्रिएटिविटी, नयापन, इनोवेशन और जीवन का वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन तभी पैदा होते हैं जब लोग उस सुरक्षित भीड़ से अलग होने का साहस रखते हैं। बिना साहस के तो कुछ नया हो ही नहीं सकता। हाँ, अब विज्ञान में प्रयोग कैसे होते हैं? जब एक प्रयोग फेल होता है तो वैज्ञानिक उसे शेम या शर्मिंदगी नहीं मानता, वो उसे डेटा मानता है, एक नई सीख मानता है कि चलिए कम से कम ये तो पता चला कि ये तरीका काम नहीं करता। एग्जैक्टली। ओशो यही कहते हैं कि जीवन को भी उसी तरह से देखा जाना चाहिए। जब लोग बिना किसी सामाजिक शर्मिंदगी या गलती करने के डर के नए प्रयोग करते हैं, तभी कुछ अद्भुत सामने आता है। अगर प्रयोग ही नहीं होंगे, कोई जोखिम ही नहीं लेगा, तो कुछ भी नया कैसे जन्म लेगा? ये बहुत ही सशक्त विचार है। जीवन को एक प्रयोगशाला की तरह देखना, जहां कोई भी नतीजा अंतिम नहीं है, सब कुछ बस एक प्रयोग है। तो इस चर्चा के इस हिस्से को अगर हम थोड़ा समेटने की कोशिश करें तो यह साफ होता है कि इंडिविजुअलिटी का मतलब वो अंधा रिबेलियन या बिना वजह की बगावत बिल्कुल भी नहीं है जो समाज अक्सर समझ लेता है। हाँ, ये सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि अलग दिखने के लिए बस समाज के हर नियम को तोड़ दिया जाए। इन नोट्स के अनुसार इसका असली मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है अपने खुद के विचारों को समझना, पूरी जागरूकता के साथ, कॉन्शियसली अपनी लाइफ चॉइसेस को चुनना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी ऑथेंटिसिटी या अपनी असलियत के साथ जीना। खुद के प्रति सच्चा होना। हाँ, अपनी असलियत को जीना किसी के खिलाफ झंडा उठाना नहीं है, बल्कि खुद के साथ मजबूती से खड़ा होना है। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है पूरे समाज के लिए। अगर कोई समाज सच में चाहता है कि उसकी ग्रोथ हो, वो आगे बढ़े, विकसित हो और एक खुशहाल जगह बने, तो उसे अपने देखने का नजरिया पूरी तरह बदलना ही होगा। पनिशमेंट वाले माइंडसेट से बाहर आना होगा। एग्जैक्टली।
उसे गलतियों को पनिशमेंट या सजा के रूप में देखना बंद करना होगा। गलतियां कोई अपराध नहीं है जिसके लिए किसी को सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाए। ये नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि समाज को इन गलतियों को लर्निंग अपॉर्चुनिटी यानी सीखने के एक अवसर के रूप में देखना शुरू करना चाहिए, ताकि लोग डरे नहीं। हाँ, जब तक इंसान को बिना डरे गलतियां करने की आज़ादी नहीं होगी, तब तक न तो कोई सच्ची सफलता मिलेगी और ना ही कोई समाज वास्तविक अर्थों में प्रगति कर पाएगा। मैं तो कहूंगा कि एक डरा हुआ समाज कभी भी एक महान समाज नहीं बन सकता। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरी गहरी चर्चा और इन तमाम नोट्स से होकर गुजरने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? इन सारी बातों का हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है? ये सबसे अहम सवाल है। अगर इन दोनों स्रोतों को एक साथ पिरोया जाए तो एक बहुत ही साफ और प्रभावशाली संदेश उभर कर आता है। असली बुद्धिमानी असफलता से डरना या उससे बचने के लिए अपने सपनों को मार देना नहीं है, बल्कि उस असफलता का सामना करना और उससे सीखकर आगे बढ़ना है। उस असफलता को अपनाना है। हाँ, जीवन का उद्देश्य केवल उस सुरक्षित भीड़ का एक अनाम हिस्सा बनकर खो जाना और सिर्फ सोशली अप्रूव्ड रास्तों पर चलना नहीं है, बल्कि इसका असली उद्देश्य अपनी उस यूनिक आइडेंटिटी, अपनी उस अद्वितीय पहचान को खोजना है जिसके साथ कोई भी इंसान इस दुनिया में कदम रखता है। और मैं इस निष्कर्ष में बस इतना और जोड़ना चाहूँगा कि ओशो का जो दर्शन इन नोट्स में दिया गया है वो हमें एक बहुत बड़ी राहत देता है। कैसी राहत? ये समझने की राहत कि जब कोई व्यक्ति पूरी अवेयरनेस या जागरूकता के साथ खुद को समझ लेता है, अपने भीतर की उस दबी हुई आवाज़ को सुन लेता है और उसे स्वीकार कर लेता है, तो वो समाज का दुश्मन नहीं बन जाता। वो बागी नहीं बन जाता। बिल्कुल नहीं। वो बस अपने ट्रू सेल्फ के साथ एक गहरे तालमेल में आ जाता है। तब उसका वो अलग होना, उसकी वो इंडिविजुअलिटी कोई रिबेलियन नहीं रह जाती। वो उसकी असलियत, उसकी ऑथेंटिसिटी बन जाती है। और एक बात तय है कि एक प्रामाणिक अपनी असलियत में जिए गए जीवन से ज्यादा सुंदर और शांतिपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। सच में वो एक बहुत ही आजाद जिंदगी होगी। हाँ, न तो उस इंसान के लिए कोई घुटन होगी और न ही उस समाज के लिए जो उसे घेरे हुए है, क्योंकि एक खुशहाल इंसान ही एक स्वस्थ समाज बनाता है। ये सचमुच इंसान की सोच को एक नई दिशा देने वाला निष्कर्ष है। ये हमें रुक कर सोचने पे मजबूर करता है कि हम जो जी रहे हैं वो हमारा अपना जीवन है या किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट। हमें अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी होगी। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में इन मूल स्रोतों की गहराई से प्रेरित होकर मेरे मन में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न आ रहा है। एक ऐसा सवाल जो हमें इन नोट से भी एक कदम आगे सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल है वो? ये सोचने वाली बात है कि अगर असफलता का डर और समाज से अलग दिखने का डर दोनों ही केवल सोशल अप्रूवल यानी सामाजिक स्वीकृति की उस गहरी और खोखली चाहत से पैदा होते हैं, तो सोचिए क्या होगा यदि किसी दिन एक पूरी पीढ़ी ये तय कर ले कि सच्ची सामाजिक शांति सबको एक सा बनाने में नहीं है। वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, है ना? क्या होगा अगर ये मान लें कि असली हार्मनी हर व्यक्ति की भिन्नताओं और उसकी असफलताओं का जश्न मनाने में छिपी है। अगर असफलता को छिपाने के बजाय उसे गर्व से बताया जाने लगे कि हाँ, मैंने कोशिश की और मैं फेल हो गया, तो क्या तब समाज की पूरी परिभाषा ही हमेशा के लिए नहीं बदल जाएगी? यकीनन बदल जाएगी। वो एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया होगी। बिल्कुल। सोचने वाली बात है कि अगर इंसान अपनी असफलताओं का भारी बोझ उठाना छोड़ दे और अपनी असलियत को छिपाने के बजाय उसे पूरी तरह से स्वीकार कर ले, तो ये दुनिया कितनी अलग, कितनी रचनात्मक और कितनी आज़ाद होगी। बहुत ही गहरी बात है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। हाँ, इस नए नज़रिए के साथ ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सब अपने आसपास की दुनिया और अपने उन व्यक्तिगत फैसलों को दोबारा मुड़कर देखें जिन्हें अक्सर सिर्फ लोग क्या कहेंगे कि डर से लिया जाता रहा है। आज की इस गहराई से चर्चा में बस इतना ही। इन सवालों और इस नए नज़रिए पर गौर ज़रूर कीजिएगा।